नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मनराज क्लासेस। आज की डेट है 23 जून 2022। तो देख लेते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो हम पहला आर्टिकल यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो करेंगे थेरी डेजर्ट के बारे में। दूसरा आर्टिकल वेस्ट सेटी पावर प्रोजेक्ट के बारे में। तीसरा बैम्बू ड्वेलिंग बेड। चौथा आपका अमृत सरोवर मिशन। और पांचवा जो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे वो एक रिपोर्ट है जिसका नाम है रिन्यूएबल्स 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में जीएसआर 22 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला आर्टिकल थेरी डेजर्ट के बारे में। थेरी डेजर्ट क्या है? देखिए यहाँ पे दो पिक्चर है, एक तो थेरी डेजर्ट की है, दूसरी भी थेरी डेजर्ट की है, मगर ये एक पिक्चर से स्टिल लिया गया है, एक पिक्चर ली गई है किसी मूवी से जिसका नाम है असुरन। असुरन मूवी साउथ इंडिया की मूवी है, ये अभी बनी थी एक दो साल पहले। ये धनुष साहब की मूवी है। ठीक है, ये थेरी एंड का, ये एंड का पिक्चर का सीन है, ये थेरी डेजर्ट में शूट की गई थी। तो जस्ट समझाने के लिए यहाँ पे पिक्चर लिखी है। तो हम बढ़ते हैं कि क्या है ये थेरी डेजर्ट, क्यों इन न्यूज में आया। देखिए कुछ दो थ्योरीज है जिनके ऊपर डिबेट है कि ये थेरी डेजर्ट कैसे फॉर्म हुआ है। पर दोनों थ्योरीज में कॉमन चीज निकल के आती है, वो ये कि थेरी डेजर्ट जो ज्यादा फॉर्म हुआ है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये है कि जो साउथ वेस्ट मॉनसूनल विंड्स है उनकी वजह से थेरी डेजर्ट फॉर्म हुआ है। इन दो थ्योरीज की डिबेट के बाद ये कुछ निकल के आता है। अब थेरी डेजर्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक छोटा सा डेजर्ट है जो कहाँ पे सिचुएटेड है, एक थोट्टुकडी एक डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का, वहां पे ये स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेड सैंड के ड्यून्स देखने को मिलते हैं। रेड सैंड के ड्यून्स, ड्यून्स मतलब इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। मान लीजिए आपका अर्थ है, अर्थ के ऊपर ये इस टाइप की स्ट्रक्चर होगी, रेड सैंड ड्यून। मान लो इधर से हवा चली और ये डस्ट के पार्टिकल इधर गिरते हैं और इस तरह का टीला टाइप, ऊंचाई टाइप सी बन जाती है। जेंटल स्लोप जेंटल रहेगी, बहुत हाई नहीं रहेगी, मगर एक टाइप की थोड़ी ऊंचाई रहेगी। अंडुलेटेड स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। अंडुलेटेड स्ट्रक्चर इस टाइप की स्ट्रक्चर आपकी होती है। अंडुलेटेड स्ट्रक्चर ये कहलाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका ये रेड सैंड ड्यून है यहाँ पर थेरी डेजर्ट में देखने को मिलते हैं। पिक्चर में भी आप देख रहे होंगे, पूरी जो ये है रेड है। यहाँ पे क्या है, जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो लोम फॉर्म में होते हैं। लोम फॉर्म से मतलब ये है कि इतने लाइटली ये कनेक्टेड होते हैं कि आप फूक मारोगे या हल्की हवा आएगी, इससे पार्टिकल उड़ने लगेंगे। मतलब वेल कनेक्टेड नहीं होते हैं। इनकी कोई कैपेसिटी नहीं होती है पानी को, वाटर को रिटेन करने की, ना ही इसमें कोई मिनरल रिटेन हो सकता है। जैसे कि आपका वो सैंड होता है, सैंड की पानी रिटेन करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं होती। अगर उसमें सैंड है तो सैंड में आप पानी डालो तो नीचे को पोर आउट हो जाता है, कारण क्योंकि वो बाइंडिंग नहीं होता है पार्टिकल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने देख लिया कि थोत्तुगड़ी डिस्ट्रिक्ट में, जो तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे ये छोटा सा एक पैच देखने को मिलता है। बस इस पे ऊपर डिबेट ये है कि कैसे फॉर्म हुआ। ठीक है, रेड सैंड ड्यून तमिलनाडु में। अब ये कहा जाता है कि ये क्वार्टरनरी पीरियड में आपका बना था। क्वार्टरनरी पीरियड कब बना, कि जो आपका 2.6 मिलियन ईयर्स एगो का पीरियड है उसे क्वार्टरनरी पीरियड कहा जाता है। आज से लगभग 26 लाख ईयर्स पहले जो था पीरियड, वो क्वार्टरनरी पीरियड था। ठीक है, ये मरीन डिपॉजिट से बना है। मरीन डिपॉजिट का मतलब ये हुआ कि देखिए, मछली हुई आपकी, जितनी बड़ी मछली होती है, जो भी आपके मरीन आपकी लाइव्स होती है, वो सब उनमें क्या नाम, मतलब उनको वहां पे उनके डिपॉजिट देखने को मिले। जैसे कि आपके पेड़ पौधे भी होंगे मरीन के अंदर, जो मरीन लाइफ होती है वो सब वहां पर देखने को मिली। एनालिसिस से ये पता लगता है। ठीक है, तो ये इसमें बोला गया कि देखिए यहाँ पे जो मैं भी बात कर रहा था, लो वाटर कंटेंट रहेगा और न्यूट्रिशन का रिटेंशन कैपेसिटी बहुत कम रहती है, क्योंकि लोमी होती है, जो सोयल है, ये मिट्टी है, जो डेजर्ट है, लोमी है, इनमें वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी बहुत कम होती है। ये एरोडार्मिक लीव्स के लिए बहुत ज्यादा ससेप्टिबल है। कहने का मतलब, अगर हल्की हवा आएगी तो ये पार्टिकल थोड़ा सा ऊपर उठ के एक जगह से दूसरी जगह गिर जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे पार्टिकल ये ऐसे ऐसे पड़े हुए हैं, अब हल्की सी हवा मारी, फूक मारी, पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर गिर के उठ के थोड़ा सा आगे भग जाएंगे। क्योंकि अगर ये चिपके ही नहीं रहेंगे एक दूसरे तो तभी तो ऐसा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि लोमी टाइप की इनकी वो होती है, क्या नाम, नेचर। ठीक है, और ये इस टाइप का आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी और आपके मिनरल रिटेंशन कैपेसिटी देखने को नहीं मिलती है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इनके कंपोजिशन की थोड़ी बात कर लेते हैं। मिनरल का कंपोजिशन क्या है। देखिए, जो आपका एक स्टडी होती है पेट्रोग्राफिकल, दूसरी स्टडी होती है एक्स रे डिफ्रैक्शन। तो इन स्टडी में क्या क्या किया जाता है मैं बता देता हूँ। जो पेट्रोग्राफिकल स्टडी होती है वो एक तरह से थिन सेक्शन, जो रॉक का थिन सेक्शन होता है, उसकी स्टडी की जाती है। किसकी वजह से, पेट्रोलॉजी की माइक्रोस्कोप की वजह से। उसकी
हेल्प से। पेट्रोलॉजिक माइक्रोस्कोप क्या करता है, ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जो पोलराइज लाइट को एम्प्लॉय करता है, और एक सिंगल प्लेन में जो लाइट है वो वाइब्रेट होती है, तो उससे इसकी हम स्टडी करते हैं कि उसका कंपोजिशन पता लगाते हैं कि उसमें क्या क्या कंपोजिशन, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन होगा तो लाइट उसी तरह से उसी अलग डिफरेंट एंगल पे वाइब्रेट करेगी, बैंड होगी। तो और दूसरा जो है आपका एक्सरे डिफ्रैक्शन है। एक्सरे डिफ्रैक्शन को हम इस एक्सरे डिफ्रैक्शन एनालिसिस जो होता है उसको हम एक्सआरडी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये क्या है कि आपकी जो एटॉमिक स्केल पे स्ट्रक्चर होती है, जो आपकी रॉक की जो स्ट्रक्चर है उनको हम स्टडी करते हैं, जैसे कि कोई ऑर्थोरोम्बिक है, या आपकी टेट्राहेड्रल है, या ऑर्थोगोनल है, या मोनोक्लिनिक है, या आपकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। ये जो उसके पार्टिकल की स्ट्रक्चर है वो किस टाइप के, वो हम एक्स रे डिफ्रैक्शन से एनालिसिस करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होंगे इन दोनों वर्ड्स का मतलब। ठीक है, हम रॉक की स्टडी कर रहे हैं, जो आपकी मिट्टी है, सोइल है, थाई डेजर्ट की, उनकी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, ये रेड सैंड ड्यून की हम स्टडी करते हैं और उससे पता लगाते हैं इसमें तो हैवी मेटल्स और लाइट मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, हैवी मेटल लाइट मिनरल किस टाइप के, जैसे कि इल्मेनाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, रूटाइल हो गया, गार्नेट हो गया, जिरकॉन हो गया, डियोप्साइड हो गया, टूरमेलिन हो गया, हेमेटाइट हो गया, जियोथाइट हो गया, कैनाइट हो, क्वार्ट्ज, फेल्सपार और बायोटाइट हो गया। इस टाइप के कुछ आपके मिनरल्स पाए जाते हैं, आयरन के और भी बाकी कुछ कैल्शियम के मिनरल्स पाए जाते हैं, जो हैवी भी है और लाइट भी है, दोनों टाइप के मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, अब ये जो आयरन रिच मिनरल्स है वो कौन कौन से मिनरल्स है, देखिए आयरन रिच मिनरल्स में आप बोल सकते हो इल्मेनाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, रूटाइल हो गया, गार्नाइट हो गया। इस टाइप के आपको मिनरल्स जो आपके मिलेंगे आयरन रिच मिलेंगे। ठीक है, जो ये मिनरल्स है सोयल में जो प्रेजेंट होते हैं, इनकी लीचिंग हुई, ठीक है, ऑक्सीडाइजेशन हुआ, और क्योंकि वहां पर ऑक्सीडाइजेशन इसलिए हो क्योंकि वहां की जो मिट्टी है, वो सॉरी जो वहां की क्लाइमेट है वो सेमी एरिड है। एरिड मतलब बिल्कुल सूक्ष्म, वहां पे कोई भी आपका वाटर वेपर कंटेंट मौजूद नहीं होगा, मतलब मौजूद होगा तो एयर में बहुत ही कम होगा। मगर सेमी एरिड है, बिल्कुल सूक्ष्म नहीं है, इसका मतलब उसमें ह्यूमिडिटी है। अगर वाटर एयर में ह्यूमिडिटी रहेगी तो जो वहां पे आपकी रॉक्स रहेगी, रॉक्स में मेटल रहेगा, मेटल के साथ क्या है वाटर वेपर आपकी वो रिएक्शन करेगी तो उसे ऑक्सीडाइज कर देगी, ऑक्सीजन से रिएक्शन ऑक्सीडाइज हो जाएगा आयरन, तो आयरन ऑक्साइड बना लेगा, तो ऑक्साइड हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। और जब बारिश होती है तो क्योंकि वहाँ की तो मिट्टी लोमी है, तो लोमी की वहाँ पे उनके तो कोई इंटरकनेक्शन नहीं है, मतलब दो पार्टिकल्स के बीच में कोई आपका अटैचमेंट नहीं है, कोई आपकी वो नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है, तो उनके बीच में गैप ज्यादा होता है, तो जो इस सोइल के बीच में जो गैप है, जो वॉइड्स है, उनके बीच से जो मेटल्स होते हैं ऑक्साइड्स होके लीच हो जाता है। और एक चीज आपको मैं यहाँ पे बता दूं, जब आयरन को आप ऑक्सीडाइज करते हो तो आयरन क्या है, ऑक्सीडाइज होके आपका या तो रेड कलर में आएगा, है ना, ये आपका ब्राउन कलर में आएगा, ब्राउन कलर या रेड कलर, तो ऑक्सीडाइज होके रेड कलर बना लेता है। तो इसलिए जो आपकी ये मिट्टी जो दिखती है, थेरी डेजर्ट दिखता है तो आपका रेड दिखता है, इसलिए इसको रेड लोमी सोयल बोला जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो ये प्रोसेस है ड्यून बनाने की, जो प्रोसेस है ये आपकी क्या नाम, धीरे 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 कुछ सालों में, कई सालों में हुई है थोड़ी डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब इसकी जो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू थे, उन्होंने क्या क्या बोला, किस पॉइंट ऑफ व्यू में कैसे बनते हैं, तो ये देखिए। पहले पॉइंट ऑफ व्यू में ये बोला गया कि जो इनकी जो स्ट्रक्चर है थोड़ी सी जेंटल है, यानी स्लोप बहुत ज्यादा नहीं है, और अंडुलेटेड फॉर्म में है, इस तरह की फॉर्म में है, मतलब रेगुलर इस टाइप की अप एंड डाउन वाली स्ट्रक्चर है। ठीक है, और लिथोलॉजी टेस्ट, लिथोलॉजी टेस्ट क्या होता है, लिथोलॉजी टेस्ट में यही होता है कि हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स रॉक्स की मेजर करते हैं, जैसे टेक्सचर, कलर, ग्रेन साइज और कंपोजिशन, ये सब मेजर करते हैं, उसको लिथोलॉजी टेस्ट बोलते हैं या लिथोलॉजी स्टडी बोलते हैं। उसमें हमने ये पाया कि ये जो है, जो पहले पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि ये जो थी ये पेलियो कोस्ट था यहाँ पे, यानी कि बहुत पुराने टाइम में यहाँ पे बहुत मतलब कोस्ट था, कोस्ट मतलब एक समुंदर का किनारा था। ठीक है, उस वजह से इसका फॉर्मेशन हुआ, उसकी वजह से फॉर्मेशन कैसे हुआ कि अगर कोस्ट रहा होगा तो वो आपकी मरीन लाइफ भी रही होगी, मरीन लाइफ रही होगी तो मरीन ट्रांसक्रिप्शन होगा कोस्ट पे, आपकी मछलियां आती होगी और भी कई जीव जंतु आते होंगे। और जब उसका रिग्रेशन हुआ, इसका क्या नाम, सी का रिग्रेशन हुआ, सी का रिग्रेशन का मतलब पानी सूख गया, या आपका जो सी है उसका लेवल बहुत डाउन चला गया, तो जो मरीन लाइफ थी वो क्या हो, डैमेज होगी, डैमेज होगी, उनके अंदर तो हड्डियां होती है, कैल्शियम होती है, प्रोटीन होता है, तो वहां पे वो जम गया, तो वहां पे वो लाइम स्टोन की प्रेजेंस देखने को मिली, इस वजह से हम बता रहे हैं वहां पे मरीन लाइफ थी।
तो अब उस मरीन लाइफ की वजह से वहाँ पे क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद धीरे-धीरे उस एरिया का कन्फाइनमेंट होता चला गया। कन्फाइनमेंट मतलब वो एरिया वहाँ पे ट्रैप होके रह गया और जब वेस्ट से वेस्टर्न घाट से जो हवाएँ चली, वो हवाएँ आके कहाँ पे रुक गई आपकी, यहाँ पे जहाँ पे आपका लाइमस्टोन डिपॉज़िट्स था और जो सैंड का माइग्रेशन हुआ, उस पे आके वहाँ पे रुक गई, उसका एक्यूमुलेशन हो गई, ड्यून फॉर्म हो गए। तो इस वजह से आपका थैली डेज़र्ट बन गया, ये पहला व्यू पॉइंट है। दूसरे व्यू पॉइंट में ये बोला जाता है कि नहीं नहीं साहब ऐसे नहीं हुआ, तो वहां पे तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर थी कुछ हजार साल पहले, आपकी वहां पे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स देखने को मिली थी। वहां पे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स का डिग्रेडेशन टाइम टू टाइम होता रहा, क्योंकि किस वजह से होता रहा, जो साउथ वेस्ट विंड है उनकी वजह से उनका इरोजन होता रहा, जिससे हम उस इरोजन को जो बोलते हैं एल एल एलुवियन एलोवियन इरोजन भी बोलते हैं। ठीक है, उसमें इरोजन होने की वजह से उसके जो पार्टिकल्स थे वहां से डिटैच होते रहे, और उससे पहले जहाँ पर जियोलॉजी सॉरी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर थी, उससे पहले एक बड़ा पैच था रेड लूम सॉइल का। और जब वेस्ट साउथ वेस्ट हवाएं चली, विंड चली, तो वो रेड लूम सॉइल्स के पार्टिकल उड़ा उड़ा के खिसका खिसका के आपकी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स के पास ले आती गई, और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का डिग्रेडेशन होता गया उनकी रगड़ से ये सब, और वो वहां पे आके डिपॉजिट हो गए। ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून विंड की वजह से वो कोस्ट पे डिपॉजिट हो गए, और जो कोस्ट पे हवाएं चलती थी उन्होंने उसे समुद्र के अंदर नहीं जाने दिया, वो कोस्ट पे ही वहीं पे डिपॉजिट होगी वो सोइल्स, तो इसलिए कोस्ट पे वो आपका रेड सोइल का पैच देखने को मिलता है। तो ये दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाता है। खैर, कहने का मतलब ये हुआ दोनों पॉइंट ऑफ व्यू कौन सा सही है तो कहना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, मगर हाँ एक चीज है कि साउथ वेस्ट विंड की वजह से उनका डिपोजिशन हुआ। तो एक पिक्चर में भी आप देख रहे होंगे, ये तो खैर थाई डेजर्ट आपने पिछली पिक्चर्स में देख लिया, ये होता है सैंड ड्यून्स, इनको हम बोलते हैं सैंड, इस टाइप की स्ट्रक्चर हो जाती है। ठीक है, जैसे आपकी हवा चली, पार्टिकल ऊपर ऊपर खिसक के जाएगा, खिसकता जाएगा, यहाँ से धीरे से गिर जाएगा, इस तरह से इकट्ठा होता चला जाता है, इसके टीला टाइप बन जाता है, इस टाइप की हवाएं चलती है, इसे सैंड ड्यून्स बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल हमारा वेस्ट सेती पावर प्रोजेक्ट के बारे में, ये नेपाल में। देखिए यहाँ पे पहले तो ये देख लीजिए, वेस्ट सेती पावर प्रोजेक्ट के दर्शन कर लो, हाथ भी जोड़ लो। ठीक है, फिर हम इसका मैप में देखते हैं कि कहाँ पे इसकी लोकेशन है। देखिए नेपाल में इसकी लोकेशन, जो वेस्ट का पोर्शन है नेपाल का, वहाँ पे इसकी वो क्या नाम लोकेशन है। ठीक है, सेती रिवर पे ये बनाया जा रहा है। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं क्यों न्यूज में आया। देखिए इंडिया ने क्या किया है, इसे टेक ओवर कर लिया है, ये प्रपोज किया है कि हम इसको बनाएंगे। ठीक है, चाइना के बाद, क्योंकि चाइना ने इसको छोड़ दिया, क्योंकि चाइना इसमें एंगेज रहा था लगभग 6 साल तक, 2012 से 2018 तक एंगेज रहा, फिर उसने हाथ जोड़ लिए। ठीक है, हम जो है सॉरी हाँ 6 साल तक एंगेज रहा, फिर उसने हाथ जोड़ लिए, ठीक है भैया हम नहीं करते इस चीज को। फिर अब इंडिया ने इसको टेक ओवर कर लिया, कि कहा कि चाइना के बस की तो है नहीं, उससे नहीं हो पाएगा, तो हम ही इसको ले लेते हैं, हम टेक ओवर करते हैं। अब इंडिया ऐसा क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है ऐसा, इंडिया ने इसलिए ऐसा किया है, ऐसा इसलिए किया है क्योंकि वहां पे वो क्या करता है, इंडिया पावर प्रोजेक्ट लगाएगा, पावर प्रोजेक्ट लगा के, क्योंकि वहां पे लगाना सस्ता होगा, वहां पे आपकी रिवर भी है, वहां पे आपकी ऐसी हाइट है, वहां पे ऐसी सिचुएशन है कि वहां पे आपकी ज्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगा के इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट की जा सकती है कम पैसे में, और वहां से ही उसे सस्ते दामों में खरीद सकता है इंडिया अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, और उन्हें बेच भी सकता है नेपाल को। तो इसलिए इंडिया इस चीज में हाथ लगा रहा है, और भी कई प्रोजेक्ट इंडिया ने नेपाल में लगाए हुए हैं। ठीक है, ये तो बैकग्राउंड हुआ। तो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी लुम्बिनी में गए थे, जो कि 2566वां जन्मदिन बुद्धा जयंती जो मनाई गई थी, यानी कि लॉर्ड बुद्धा का जन्मदिन था 2566वां। ठीक है, क्वेश्चन आपके छोटे मोटे एग्जाम में पूछा जा सकता है, यूपीएससी में तो खैर नहीं पूछेगा, पर छोटे मोटे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो वहां पे इस चीज का जिक्र आया। तो इंडिया ने कहा कि हम वेस्ट सेती पावर प्रोजेक्ट लगाएंगे, जो आपकी सेती रिवर पे है। नेपाल ने ही इंडिया को इनवाइट किया था कि आओ और पावर प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो वेस्ट सिटी पावर प्रोजेक्ट ये क्या है, ये प्रपोज्ड है, अभी लगा नहीं है। कितनी कैपेसिटी का होगा, ये आपकी 750 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, क्योंकि रिवर पे लग रहा है, पानी से बिजली बनाई जाएगी। ठीक है, ये सेती रिवर पे बिल्कुल जो फार वेस्टर्न एरिया है नेपाल का, जो हमने फिगर में भी देखा, ये देखो वेस्टर्न पार्ट नेपाल का, वहां पे लगा हुआ है। ये तो बहुत बाद में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने इसको रिमॉडल करके प्रोजेक्ट को, कि वेस्ट सेती से और जो सेती रिवर था उसको एक तरह जॉइंट स्टोरेज कैपेसिटी का प्रोजेक्ट बना दिया, और इसकी कैपेसिटी जो है वो क्या नाम ये आपका जो जनरेट करने की टोटल कैपेसिटी होगी वो 1200 मेगावाट की कैपेसिटी का ये बनेगा टोटल, वेस्ट सेती और सेती रिवर पे जो SR6 है बन के। ठीक है, अब जो इसकी स्टोरेज की बात कर ले, कि जो मॉनसून टाइप में, जो आपका जब मॉनसून होता है तब इस
को रिजर्वर्स को फिल करा जाएगा, वाटर को फिल करा जाएगा, और जब आपका ड्राई सीजन होता है तब वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पीक आवर्स में जनरेट की जाएगी। इस तरह का इसका प्रोसीजर होगा। ठीक है। अब इसका अगर नेपाल और उसकी उसकी बात करें, इंडिया के रिलेशंस की बात करें, तो इंडिया का इसमें नेपाल में वेटेज बढ़ेगा, फ्यूचर में अच्छी रिलेशनशिप बनेगी, और नेपाल इंडिया के रिलेशंस में एक बहुत नरमाहट देखने को मिलेगी, जिसकी बॉन्डिंग अच्छी और हो जाएगी। ठीक है। अब अगला आर्टिकल हमारा बैम्बो डिवेलिंग बैट्स के बारे में। बैट यहाँ पे सचिन तेंदुलकर का या क्रिकेट का बल्ला नहीं है, बैट यहाँ पे है चमगादड़। ठीक है। चमगादड़ जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है, वो बैट है। बैम्बू डिवेलिंग, डिवेलिंग मतलब रहने वाली, और बैम्बू मतलब जो आपका बांस होता है उसमें रहते हैं। तो एक वर्ड आएगा यहाँ पे, नोड्स आएगा, बैम्बू नोड्स आएगा। तो नोड्स की मैं बात बोलूं, जो बैम्बू की गांठ होती है, ये वाली, इस वाली गांठ, ये आपके नोड्स कहलाते हैं। और इंटरनोड एक वर्ड है, जो गांठ के बीच का जो हिस्सा होता है उसे इंटरनोड बोलते हैं। इसके अंदर ये बैट रहते हैं। इस तरह की इन्हें इसमें क्लाइमेट मिल जाती है, यहाँ पे अपने आप को एडेप्ट कर लेते हैं, जिंदा रहते हैं काफी टाइम तक। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला, साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि नई स्पीसीज बैम्बू ड्वेलिंग बैट्स की यहाँ पे देखने को मिली। कहाँ पे? ये आपके अरुणाचल में, ओ सॉरी, मेघालय में देखने को मिली। कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में? नोंग खाइलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिली। कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? नोंग खाइलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब जो नई स्पीसी डिस्कवर की है, इसके बारे में जान लेते हैं। इसका नाम जो है ग्लिस्कोरोपस मेघालयनुस है। ठीक है। ठीक है। जैसे कि हम हर एक आपकी सेशन में डिस्कस करते हैं, जो भी आपका साइंटिफिक नेम होता है जनरली ये नहीं पूछा जाता है, क्योंकि टफ होता है, साइंटिफिक नेम जनरली नहीं पूछे जाते हैं। आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए तो ठीक है, मगर इनमें नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है। सिर्फ इनका ये पूछा जाएगा कैसे है, कहाँ पे रहते हैं, कहाँ पे मिले, यही सब चीजें हैं। तो जो बैम्बू ड्रिलिंग बैट्स है, ये आपके इंटरनोड्स में रहते हैं, जो कि बैम्बू का होता है। ठीक है। ये साइज में छोटे होते हैं, इनका डार्क ब्राउन कलर होता है, और जो आपका सल्फर का कलर थोड़ा सा येलोइश होता है। तो इनकी जो बैली है, पेट का जो नीचे का हिस्सा है, वो थोड़ा सा येलोइश होता है, जैसा आप इसमें देख रहे होंगे, ये वाला। इसलिए मैंने दो पिक्चर लगाई, ऊपर का तो इसका शरीर डार्क डार्क ब्राउन होता है, और जो बेली वाला हिस्सा होता है आपका येलोइश होता है। सल्फर क्या होती है? येलोइश कलर की होती है, इसलिए इसको येलोइश बोला गया है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर इनकी जो प्रेजेंट डिस्कवरी है, ये क्या बताती है कि जो फर्स्ट रिपोर्ट आई है थिक बैट थम बैक की, वो इंडिया में नहीं बल्कि साउथ एशिया में मिलते हैं, रिपोर्ट में बोला गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब थिक थम बैट क्या होते हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। इनका जो है, जो थंब होता है, वो फ्लैशी पैड्स होता है, यानी कि जो देखिए, जो इनका थंब होता है, अंगूठा होता है, उसमें बहुत ज्यादा फ्लैश होता है, यानी मांस होता है, पैड की तरह होता है, चौड़ा होता है। और इनके फीट में भी काफी जो फीट होते हैं, पंजे होते हैं, उनमें भी फ्लैश देखने को मिलता है। ठीक है। जनरली इन जो और टाइप के बैट होते हैं, उनमें हड्डियां मेन देखने को मिलती है, स्किन देखने को मिली, और यहाँ पे फ्लैश देखने को मिलता है। ये इनका डिफरेंस होता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि ये इस क्योंकि बैम्बू का जो सरफेस होता है, इंटरनोड्स होते हैं, वो स्मूथ होता है, उनको आसानी से पकड़ के चढ़ सके, उतर सके। इस वजह से ये नेचर ने इनको ये प्रोवाइड किया है। जो थिक बैट्स होते हैं, करंटली के 4 रिकॉग्नाइज स्पीसीज है इनकी साउथ ईस्ट एशिया में। कौन कौन सी? जी एक्वेलिस, जो कि सुमात्रा में, जी जावानस, जो कि वेस्टर्न जावा में, जी बुकाफालस, जो कि आपके इस्थमस ऑफ कारा में है, और जी टाइलोपस, जो कि आपके क्या नाम, ये साउथ में पूरी फैली हुई है, जियोलॉजिकल जो बाउंड्री है साउथ की, उसमें पूरा ये फैला हुआ है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। जो आपकी बैट की स्पीसीज इंडिया में क्या स्टेटस है? अगर टोटल नंबर ऑफ बैट्स की बात करें, इंडिया में 131 बैट की स्पीसीज मिलती है। हाईएस्ट बेस्ट बैट की डाइवर्सिटी जो देखने को मिलती है, नंबर ऑफ स्पीसीज जो हाईएस्ट है, जो कि 67 है, वो आपके मेघालय में देखने को मिलती है। यहाँ हाईएस्ट बैट डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। 51% ऑफ टोटल बेस्ट बैट स्पीसीज इन कंट्री, यानी कि इंडिया में जितनी स्पीसीज है उसका 51% आपको मेघालय में ही देखने को मिलेगा। ये है। ठीक है। क्योंकि इसलिए मेघालय में, क्योंकि बैट की डाइवर्सिटी, चमगादड़ की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। क्योंकि ऐसा क्यों? यहाँ पे बहुत ही अच्छी ट्रेन है, वेजिटेशन ज्यादा है, क्लाइमेट कंडीशन ज्यादा है, और जो कि आप नॉर्थ ईस्ट जो पूरा एरिया है आपका, जनरली मेघालय जानते हो कि बैम्बू यहाँ पे कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना है। यहाँ पे केव्स है, क्योंकि जो बैट होती है जनरली केव्स
केव्स में रहना पसंद करती है, केव्स में वो अपना घर बनाती है, जिसे हम रोस्टिंग बोलते हैं, यानी घोंसला जिसे एक टाइप से बोला जा सकता है। तो गुफाओं में निकलता है। पुरानी पिक्चरों में भी देखा होगा कि धर्मेंद्र जा रहा है, या क्या नाम, मिथुनदा जा रहे हैं केव में, और अचानक से जो मकड़ी के जाल हटा बहुत सारी बैट करती हुई निकली, जो डरावना सीन होता है। तो वो उससे आप समझ सकते हो कि बैट आपकी कहाँ पे मिली, केव्स में ज्यादा ये देखने को मिलती है, क्योंकि ये ठंडी जगहों में रहना पसंद करती है, अंधेरे में रहना पसंद करती है, इसलिए ये ऐसी जगहों में देखने को मिलती है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में इनका ड्वेल्स पाया जाता है। जो केव डिवेलिंग बैट्स है मेघालय में देखने को मिलती है। यही सब बोला गया है, और ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये भी कुछ खास नहीं है। नोंग खाइलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिस्प्यूटेड बैट ये मिले, ये सब वो कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है डाल। ठीक है, अब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो नोंग खाइलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नोंग खाइलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे स्थित है? ये एक डिस्ट्रिक्ट है, रियो भोई। रियो भोई डिस्ट्रिक्ट वो कहाँ है? लेलार्ड विलेज है। सॉरी, लेलार्ड विलेज जो रियो भोई डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे ये 29 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में नोंगखाइलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फैली गई है। ये मेघालय की बहुत फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कहाँ पे, न्योंगखाइलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये रही आपकी न्योंगखाइलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, और यहाँ पे आपकी नोक रॉक है, जो क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछ लेती है और पूछा जाता है। यहाँ पे आपकी कौन सी है? आपकी यहाँ पे नरपा है, सॉरी नरपा यहाँ पे है, सीजू है, ये आपकी सीजू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई। नोकरॉक और नरपुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कुछ फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ पे क्या क्या चीजें मिलती है? बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट बहुत अच्छा है। रॉयल बंगाल टाइगर भी कभी कभी देखने को मिल जाता है, क्लाउडी लियोपार्ड, इंडियन बीसन, हिमालयन ब्लैक बियर, ये सब देखने को मिलते हैं। और बर्ड्स की अगर बात करें, बर्ड्स में मणिपुरी बुश क्वेल, रोफ रोफ नेक्ड हॉर्बिन, ब्राउन, ये सब देखने को मिलता है। ठीक है, हमने एक बार पढ़ लिया, काम हो गया। ठीक है, अमृत सरोवर मिशन के बारे में अगर डिस्कस करें, अमृत सरोवर मिशन देखिए अभी क्यों डिस्कशन में न्यूज में आया, कि देख मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ठीक है, और नहाई, नहाई धोई मतलब नहाई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि जो आपके सरोवर है सभी डिस्ट्रिक्ट में, पूरे इंडिया के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जितने भी तालाब है, वो तो बेकार हो चुके हैं, कुछ काम कर रहे हैं, उनको हम एक्सकेवेट करेंगे, वहां से सिल्ट और जो सोयल निकलेगी उनको हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में यूज करेंगे। हम कहीं से भी कोई नई एक्स्ट्रा मिट्टी नहीं वो खरीदेंगे, और ना ही निकालेंगे। जी, इससे बायोडाइवर्सिटी को भी लॉस होता है। इससे क्या करेंगे, हम नए सरोवर बना देंगे, नए तालाब बना देंगे। सरोवर एक हिंदी का शब्द है, तालाब का पर्यायवाची है। तालाब, सरोवर, जिसे हम तड़ाग भी बोलते हैं। आग। ठीक है, हिंदी में थोड़ा कमजोर हूँ, इंग्लिश भी हालांकि मेरी बहुत अच्छी नहीं है, पर अपने हिसाब से देख ली हुई है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपका अमृत सरोवर मिशन पे अब हम चलते हैं। ठीक, हालांकि देखो बहुत अच्छा है कि नई जगह से मिट्टी निकालने से अच्छा है कि जो तालाब वालाब बेकार हो गया उनको आप रिजुविनेट करो, अच्छी तरह से उनका रीडेवलपमेंट करो, रिनोवेशन करो, तो वहां से सिल्ट और मिट्टी निकाल लो। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में जैसे कि आपके वो बनाए जाते हैं, हाईवेज बनाए जाते हैं, और आपके फ्लाईओवर्स बनाए जाते हैं, उनमें मिट्टी बहुत ज्यादा यूज होती है, तो वहां पे यूज करो उनका। तो इससे क्या काम होगा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी होगा, डेवलपमेंट भी होगा, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान नहीं पहुंचेगा, नए गड्ढे नए डंप नहीं कूदेंगे, और आपके जो तालाब है उनको रिज्यूनेट किया जा सकेगा, जिससे हमारा वाटर कंजर्वेशन का काम भी बहुत अच्छी तरह से होगा, और जो वाटर टेबल है वो भी ऊपर उठेगी। ठीक है, अमृत सरोवर मिशन के बारे में जान लेते हैं। क्वेश्चन ये नहीं है कि भाई ये किसने बनाया अमृत सरोवर मिशन, हमें ये लॉन्च किया गया था 24 अप्रैल 2022 में, रिसेंट एकदम तरोताजा है। ठीक है, ये वाटर को कंजर्व करने के लिए फ्यूचर के लिए कदम उठाया जा रहा है। इसका एम यही है कि हमें रिजुविनेट करना है, डेवलप करना है 75 वाटर बॉडीज को हर एक डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, पूरे कंट्री में। ये एक हम किसके अंदर सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, घबराओ नहीं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि भैया आज़ादी का अमृत महोत्सव के बारे में बताया नहीं, और वाटर हमें तालाब के बारे में कुछ कुछ बता के चला गया। नहीं नहीं, हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके अंडर से हम इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ओ सॉरी, ये इसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव को, और उसके अंडर हमने डिसाइड किया है कि हम ये तालाब को रिज्यूमिनेट करेंगे। हमारा मकसद तो ये है कि 50,000 वाटर बॉडीज का क्रिएशन करें, जिसका साइज 1 एकड़ होगा, हर एक वाटर बॉडीज का साइज 1 एकड़ होना चाहिए। ठीक है, इस मिशन में हमें यही करेंगे, जितने भी सिटीजन है उनको मोबिलाइज करना है, नॉन गवर्नमेंट रिसोर्सेज जो भी है, जैसे कि आपके
जो आपके फाइटर्स होते हैं, आपके मिलिट्री फाइटर जो आपके रिटायर हो चुके, उन्हें हम मूव करेंगे, और भी आपके जो यूथ होते हैं उन्हें हम मोबिलाइज करेंगे। तो इन सबको, इनकी हेल्प से हम ये चीज़ों को रिज्यूनेट करेंगे। देखो मोदी साहब ने बात मिलके बोली है। ये देखो तालाब 1 एकड़ का बना के रखा हुआ है, पीछे दिया भी हुआ है, ये सरोवर हो गया, अमृत सरोवर इसको बोल देंगे। क्योंकि जो ये पीछे का हिस्सा दिखाया गया है, इंडिया का फर्स्ट आपका अमृत सरोवर है, ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है हम सब मिलकर एक काम कर सकते हैं। हम संकल्प करें कि इस वर्ष प्रतिपदा से अगले वर्ष प्रतिपदा तक हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाएंगे। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अमृत सरोवर मिशन के अंडर कितने अमृत सरोवर बनाने का वो है हर एक डिस्ट्रिक्ट में। तो क्वेश्चन ध्यान, आंसर ध्यान है कि 75 अमृत सरोवर बनाने का मकसद है, जिसका साइज 1 एकड़ होगा। ठीक है, 1 एकड़ होगा। अब इसमें कौन कौन मिलजुल के काम कर रहे हैं? 6 मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट मिलजुल के काम कर रहे हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, उसका जो डिपार्टमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ लैंड रिसोर्सेज, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, ये सब मिलके 6 मिनिस्ट्री इसमें मिलके पार्टिसिपेट कर रही है, क्योंकि सबकी भागीदारी बराबर है। क्योंकि गांवों की बात आ रही है तो पंचायती राज भी होगा, एनवायरनमेंट भी वहाँ पे क्या नाम स्टेक होल्डर है, वाटर की बात आ रही है तो वाटर मिनिस्ट्री भी रहेगी, ड्रिंकिंग वाटर की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो सैनिटेशन की बात कर रहे हैं, लैंड रिसोर्सेज क्योंकि 1 एकड़ लैंड चाहिए तो जाहिर सी बात है लैंड रिसोर्सेज का डिपार्टमेंट भी चाहिए। और रूरल पूरे गांवों में ही चीजें चलेंगी, क्योंकि शहरों में तो बन नहीं सकता, वहां पर लैंड ही नहीं है कि वहां पर तो ऐसा बन नहीं सकता, छोटा मोटा कहीं जगह ही मिल जाए वो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए रूरल मिनिस्ट्री भी होगी। तो आप कॉमन सेंस लगा के अपना ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ठीक है, टेक्निकल पार्टनर में टेक्नोलॉजी कौन देगा, कौन बताएगा भैया ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे खुदाई करो, इतनी हाइट पे ये मिलेगा, इतना मॉइस्चर इस मिट्टी में रहेगा, ऐसे करोगे तो यहाँ पे इस चीज का खतरा नहीं रहेगा। तो भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन और जियो इंफॉर्मेटिक्स, जिसे विसाज विसाज एनबी बोला गया, उनके ये दोनों मिलकर टेक्निकल पार्टनर हैं। अमरीश और के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। टारगेट हालांकि डिस्कस कर चुके हैं, इसे 15 अगस्त 2023 तक कंप्लीट किया जाना है। क्यों कंप्लीट किया जाना है? क्योंकि हमारा जो हम आज़ादी का अमृत महोत्सव जो चल रहा है वो 15 अगस्त 2023 को कंप्लीट होगा। इसलिए आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंदर इसे हम सेलिब्रेट करें, इसलिए वो किया जाना है। 50,000 अमृत सरोवर हमें बनाने हैं। हर एक की जो वो रहेगा एरिया 1 एकड़ रहेगा, 10,000 क्यूबिक मीटर का इसका कैपेसिटी रहेगी। पीपल का पार्टिसिपेशन इसमें फ्रीडम फाइटर रहेंगे, फैमिली मेंबर्स रहेंगे, मल्टी फैमिली मेंबर्स रहेंगे, पद्मश्री अवार्डी भी इसमें रहेंगे, सिटीजन्स और लोकल एरिया के सिटीजन्स भी रहेंगे। 15 अगस्त को जो नेशनल फ्लैग होस्टिंग होगी उसमें हर एक अमृत सरोवर पे ये देखने को मिलेगा, हर एक अमृत सरोवर पर नेशनल फ्लैग होस्टिंग होस्टिंग होनी चाहिए। अचीवमेंट क्या क्या हुआ है अभी तक? 12,241 साइट को आइडेंटिफाई किया जा चुका है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होना है अमृतसर डैम का डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और 4,856 अमृतसर पे तो काम चालू भी हो चुका है और शायद बन भी गए होंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव की हम बात कर लेते हैं क्या है। आज़ादी का अमृत महोत्सव एक टाइप का इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें हम क्या है सेलिब्रेट कर रहे हैं, याद कर रहे हैं 75 साल अपने इसके आज़ादी के। ठीक है, और जो आपकी इंडिया की ग्लोरियस हिस्ट्री रही है, जिन्होंने फ्रीडम फाइटर्स जो रहे हैं, हमारा जो कल्चर रहा है, जो हमारा अचीवमेंट रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को हम इसमें सेलिब्रेट कर रहे हैं। कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? कुछ कुछ इनिशिएटिव चला रहे हैं, जैसे कि आज़ादी का अमृत महोत्सव हमने चला दिया, और मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ये सारी चीज़ें, आत्मनिर्भर भारत ये चला दिया, जैसे यहाँ पे जिक्र भी किया गया है आत्मनिर्भर भारत इंडिया 2.0। इंडिया 2.0 का मतलब है कि इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया 1.0, और आपका इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया 2.0 की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, डेडिकेशन देखने को मिलेगा आदमियों में। ठीक है, यही सब है कि ये आपकी ऑफिशियल जनवरी जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव की 12 मार्च 2021 को शुरू हुई थी। ये 75 वीक की जनवरी रहेगी, जो कि आपका 75वीं एनिवर्सरी एनिवर्सरी होगी। जो कब होगी 75वीं एनिवर्सरी? 15 अगस्त 2023 को होगी। वहाँ पे आज़ादी का अमृत महोत्सव खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल हमारा रिन्यूएबल्स 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट जीएसआर 2022 के बारे में। इसमें क्या हुआ है? सॉरी
मेरा गला खराब है। ये रिपोर्ट रिलीज की गई REN21 के बारे में। REN21 क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी नेटवर्क है, जो कि 21 सेंचुरी का है, फॉर 21 सेंचुरी के लिए रिपोर्ट यूज की, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्या है? ग्लोबल कलेक्टिव रिन्यूएबल एनर्जी एक्टर्स है। जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी के एक्टर्स है, यानी कंट्रीज है या जो भी आपकी कंपनीज है, जो एनजीओ उन पर काम कर रही है, उनके कलेक्टिवनेस है, यानी कि वो एक तरह की ग्रुपिंग है। उसको ये ग्रुपिंग जो है वो देखती है कि किस कंट्री ने कितना काम किया, कितना अच्छा काम किया। और हाँ, सबसे अच्छी बात इसमें ये, इसमें साइंटिस्ट भी है, गवर्नमेंट से जो भी आपके स्टेक होल्डर एनजीओ है और डिफरेंट इंडस्ट्री के मेंबर्स है, बड़े बड़े मेंबर्स है, जो अपना अपना डाटा एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे लाके उन्हें कोलेक्ट करते हैं और एक रिपोर्ट रिलीज करते हैं। और इस रिपोर्ट में पहली बार ऐसा हुआ कि ये बताया गया कि किस कंट्री ने रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में कितना अच्छा काम किया है, कितनी करने की जरूरत है, किसने कितने कितने गोल अचीव कर लिया, किसका कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि इसने ये रिपोर्ट में ये बताया है। ठीक है, अब इस रिपोर्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये एक तरह का डॉक्यूमेंट है जो प्रोग्रेस बताता है कि रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में कितनी प्रोग्रेस हुई है अभी तक। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी जो अफोर्डेड की गई है रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड इकोनॉमी और जो सोसाइटीज है, उनको उन्होंने कितना अचीव किया है, इसमें अपनी एनर्जी के सेक्टर को कितना डाइवर्सिफाई किया है और इंक्लूजन कितना किया है डिफरेंट एनर्जी सेक्शंस का अपनी एनर्जी गवर्नेंस सिस्टम में। और लोकलाइज एनर्जी उन्होंने कितनी अचीव की है, कितना जनरेशन किया है लोकलाइज एनर्जी का, यानी कि लोकल लेवल पे एनर्जी का जनरेशन जो रिन्यूएबल एनर्जी उन्होंने कितना किया है, इस रिपोर्ट में यही सब बताया गया है। ठीक है, इंडिया के बारे में भी जानेंगे और ग्लोबल लेवल के बारे में भी हम जानेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब इसके हाइलाइट्स पढ़ ही लेते हैं। ग्लोबल लेवल पे अगर हम बात करें कि इसने एक तरह से वार्निंग दे के भैया बकवास इतनी हो गई, तुम कर कुछ नहीं रहे हो। हर साल आके ये जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस होती है उसमें ये कह जाते हो कि हम 2030 तक, 2040 तक, 2025 तक ये अचीव कर लेंगे, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव कर लेंगे, हम इतना अपना स्टेक बढ़ा देंगे रिन्यूएबल एनर्जी का। करते कुछ नहीं हो, बल्कि वो डाउनग्रेड होता जा रहा है। तो इसलिए ऐसा काम नहीं चलेगा। तो इसमें यही बोला है कि ग्लोबल क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन इज नॉट हैपनिंग, क्योंकि जो आपका फॉसिल फ्यूल की एनर्जी का कंज्यूमशन इस वक्त सबसे ज़्यादा है। हमें ट्रांजिट करना है ग्लोबल एनर्जी, वो जो क्लीन एनर्जी के ऊपर। क्लीन एनर्जी से मतलब है आपका न्यूक्लियर एनर्जी, विंड एनर्जी, आपकी जो जियोथर्मल एनर्जी, इन चीज़ों पे आपका हमें ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, सन एनर्जी आपकी होती है, जो आपके सोलर पावर प्लांट होते हैं, उन पे ज़्यादा फोकस करना है, ट्रांजिशन करना है, मतलब फोसिल से आपका रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। ठीक है, वो ट्रांजिशन आपका हो ही नहीं रहा है। ठीक है, इसमें यही बोला गया कि नेट जीरो जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन की 2021 तक बात की थी, उसमें कुछ कंट्रीज ने तो थोड़ा बहुत काम किया, मगर मैक्सिमम कंट्रीज ऐसी है जो अभी फॉसिल फ्यूल पे ज़्यादा फोकस कर रही है, उन्हें बंद कर रही है और ग्रीन हाउस गैसेस का जो है ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही है। और ऐसा पहली बार हुआ है, जैसे पीछे डिस्कस कर चुका हूँ, कि इस रिपोर्ट को पहली बार इस तरह पेश किया गया है जिसमें बताया गया, पूरा वर्ल्ड मैप दिया गया है कि किस कंट्री ने कितना काम किया है, कितनी प्रोग्रेस की है। ठीक है, अगर यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस की बात करें, जो COP26 थी, जो नवंबर 2021 में हुई थी, उसमें ये बोला था कि 135 कंट्रीज ने कसम खाई थी कि हम नेट जीरो ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन होता है, वहाँ नेट जीरो टारगेट 2050 तक अचीव कर लेंगे। मगर ये दिख नहीं रहा उनकी हरकतों से, क्योंकि वो तो ऐसा कुछ काम कर ही नहीं रहे इस दिशा में। तो ये इसमें बोला गया कि 84 कंट्री जो है वो हाईली इकोनॉमिक वाइड टारगेट तो रख लेती है, मगर उनका अचीवमेंट है नहीं उस टाइप का। जिसमें से 36 कंट्रीज ने 100% बोला कि हम 100% रिन्यूएबल जो हमारा टारगेट है उनको अचीव कर लेंगे 2050 तक। अगर इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करें, इंडिया की परफॉर्मेंस रिन्यूएबल एनर्जी में कितनी रही है, देखो इस पिक्चर में देखो, इंडिया ने थर्ड रैंक हासिल की है। इंडिया ने थर्ड रैंक हासिल किया रिन्यूएबल एनर्जी के इंस्टॉलेशन में, 2021 तक की रिपोर्ट है। 22 में बनी है पर 21 तक की रिपोर्ट है, क्योंकि चाइना आपका दूसरे नंबर पर, उसके बाद रशिया है। ठीक है, तो उससे पहले तो आपके यूएस और ये सब रहेंगे, यूएस यूरोप वाले रहेंगे। अगर हाइड्रो पावर की बात करें, इसकी कैपेसिटी कितनी है इंडिया की? 843 मेगावाट है। 2021 तक की टोटल कैपेसिटी 45.3 गीगावाट है। ध्यान रखने वाली, सारे डाटा ध्यान रखने वाली बात है। और सोलर पावर सोलर फोटोवोल्टिक कैपेसिटी की अगर बात करें, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट है एशिया के अंदर सोलर फोटोवोल्टिक कैपेसिटी में, और थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबली, जिसकी 313 मेगावाट एडिशनल कैपेसिटी देखी गई 2021 में। टोटल इंस्टॉलेशन की बात करें, इंडिया की टोटल रिन्यूएबल एनर्जी का इंस्टॉलेशन कितना हो चुका है, सारी एनर्जी को मिला के, फोसिल को छोड़ के, वो फोर्थ नंबर पे आता है इंडिया। इसकी हो चुकी है टोटल 60.4 गीगावाट, जिसने ओवरटेक कर लिया जर्मनी को। जर्मनी की जबकि 59.2 है। तो
इंडिया ने ओवरटेक कर लिया है जर्मनी को रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में इंस्टॉलेशन करने में। विंड पावर की अगर बात करें, इंडिया थर्ड रैंक पे है ग्लोबली विंड पावर जनरेशन में। उसकी इंस्टॉल कैपेसिटी है 40.1 गीगावाट। ठीक है, जो कि चाइना से थोड़ा पीछे है, यूएस, जर्मनी ये सब आ गया है, उसके बाद आपका इंडिया का नंबर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो किस किस का कितना परसेंटेज है। कोल का 72.1% है, हाइडल पावर प्रोजेक्ट का 18.1 है, सोलर का आपका 3.8 है, विंड का आपका 3.9 है, आपका ये न्यूक्लियर का 2.9 है, अदर्स का 2.1 है, ऑयल का 0.3 है, गैस का 4.5 है। ये सब इसका कंजम्पशन का पाई चार्ट है, आप देख सकते हो, तो इसे पढ़ सकते हो। ये क्योंकि मेंस के लिए, प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आई होप अभी भी एक आर्टिकल है, बाप रे। अब थोड़ा सा हम एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं। एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट क्या है कि देखिए, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, उन्होंने की एक डिजायर एक्सप्रेस की है। उन्होंने ये कहा है जो एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट है, अब हम उन्हें ब्लॉक और सिटी लेवल तक भी लेके जाएंगे। अब तक तो ये आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल तक था, अब हम इसे ब्लॉक और सिटी लेवल तक और लोअर लेवल तक भी लेके जाएंगे। नीचे ग्रास रूट लेवल तक हम लेके जा रहे हैं। तो अगर इसकी एडीपी की बात करें, एडीपी मतलब एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। एडीपी की अगर बात करें, एडीपी 2018 में लॉन्च किया गया था। इसका मकसद यही था कि हमें डिस्ट्रिक्ट को ट्रांसफॉर्म करना है, वहाँ पे डेवलपमेंट लेके आना है। वो कौन से एरिया जहाँ पे लेसर प्रोग्रेस देखने को मिलती है, जो कि आपके कुछ सोशल एरियाज है, जहाँ पे पुअर सोशल सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत वीक है, उनको हमें डेवलप करना है और अच्छा बनाना है। तो एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट होते हैं? वो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, इंडिया की वे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे पुअर सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है। इंडिकेटर्स आगे हम पढ़ेंगे कौन कौन से इंडिकेटर्स है। पर यहाँ पे कन्वर्जेंस की बात कर ले कि कन्वर्जेंस कौन कौन से प्रोग्राम्स के अंदर किस किस चीज का कन्वर्जेंस, यहाँ पे 3C पे वर्क करता है। पहला सी है कन्वर्जेंस, दूसरा कोलेबोरेशन, तीसरा कंपटीशन। ये तो आपके पैट वर्ड्स है जो कि आप हर आंसर में यूज कर सकते हो। कन्वर्जेंस सेंटर और स्टेट के बीच के ये जो स्कीम चलाता है डिफरेंट डिफरेंट, उनके बीच में कन्वर्जेंस होना चाहिए, कोहेरेंस होना चाहिए, कोलेबोरेशन होना चाहिए स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और आपका सेंटर लेवल पे। ठीक है ना। आपका कंपटीशन देखने को मिलना चाहिए कि डेल्टा रैंकिंग के थ्रू के वो देखो, एक डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए बागपत डिस्ट्रिक्ट है कोई यूपी का। ठीक है, वो उसने अच्छा परफॉर्म किया है, तो क्या होगा आपका। अब वो बागपत डिस्ट्रिक्ट के बगल में अगर जैसे मेरठ डिस्ट्रिक्ट है, तो मेरठ डिस्ट्रिक्ट को ये लगेगा अरे यार, बागपत जैसा छोटा डिस्ट्रिक्ट इतना अच्छा परफॉर्म कर गया, हम तो बहुत पीछे रह गए, हम तो बहुत बड़े डिस्ट्रिक्ट है, तो हमें भी इसमें अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। तो स्पिरिट आएगी, कंपटीशन की स्पिरिट आएगी। तो यहाँ पे उसी चीज का यूज किया गया डेल्टा रैंकिंग के थ्रू। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इसके यही कि हमें हर एक डिस्ट्रिक्ट को इतना स्ट्रेंथन कर देना है कि जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है, जिन्हें हम बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं, जिन एम्स को अचीव कर सकते हैं, उन्हें हम आसानी से उनमें इम्प्रूवमेंट लाया जा सके, उसमें प्रोग्रेस हमें देखने को मिले। और उन डिस्ट्रिक्ट की मंथली रैंकिंग की बेसिस पे हम उन्हें ये बता सके कि हाँ, इस डिस्ट्रिक्ट ने अच्छा काम किया, जिससे कि उसमें कंपटीशन की स्पिरिट आ सके। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट में सब बताया गया कि उनको प्राउड करना है, उकसाना है, एनकरेज करना है, बढ़ावा देना है कि वो जो इस तरह की जो बेनिफिट है, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड हासिल कर सके, उसके बाद एस्पायर हो कि उसे नेक्स्ट लेवल पे उसे लेके जा सके, कंट्री में वो बेस्ट स्टेट में बदल सके। ठीक है, यहीं पे ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म देखने को मिले, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट देखने को मिले, एक दूसरे से सीखे, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से सीखे, ये नहीं कि हैं हम आंध्र प्रदेश यूपी वालों से क्यों सीखे। उस टाइप का नहीं होना चाहिए। नॉर्थ वर्सेस साउथ या विद इन इंटर स्टेट भी इस तरह का वो नहीं देखने को मिलना चाहिए, एनिमिटी। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो कहती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास से ही हम इस चीज को अचीव कर सकते हैं। एडीपी जो है उसका काम ये है कि लोकलाइजिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि एडीपी का मतलब ही एक तरह ये है कि हम जो सस्टेनेबल गोल्स है उनको लोकल लेवल पे हमें अचीव करना है पहले, तभी हम नेशनल लेवल पे उनको अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप खत्म हो गया ये। अरे यार क्या है भाई, कितने बना के रखे हुए हैं। ठीक है, एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, अब इसके पैरामीटर्स, इसके लगभग तो वैसे तो 49 की परफॉर्मेंस पैरामीटर, मगर उनको क्लब करके 5 ब्रॉड सोशियो इकोनॉमिक थीम्स में क्लब कर दिया गया। पहला तो है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, 30% वेटेज, दूसरा एजुकेशन, उसका भी 30%, एग्रीकल्चर में वाटर रिसोर्सेज 20%, फिनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट 10% और इंफ्रास्ट्रक्चर 10%। और दूसरी स्कीम्स क्या क्या है, सक्षम बिटिया बिटिया अभियान, एनीमिया मुक्त भारत, सुरक्षितम सुरक्षितम। ठीक है, अकेले हम अकेले तुम नहीं लिखा, मुझे तो वही ध्यान आ गया पिक्चर का नाम। ठीक है, ये सब थी भैया, खत्म हो गया, थक गया यार। चलो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब के तक के लिए मजे करो, एंजॉय करो। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।